Hey friends, in this video we are going to study about ovulation and structure of mature ovum. ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ओवम या सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होती है फ्रॉम ओवेरी. इस चीज़ को ओव्यूलेशन कहा जाता है. वी कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द डायग्राम ऑफ ओवेरी. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स दी ओवेरी. अब इस ओवेरी में हम देख सकते हैं कि यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है फ्रॉम मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल. तो इस फॉलिकल में से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है और इसको कहते हैं ओव्यूलेशन. सो द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवेरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन में क्या होता है? ओव्यूलेशन में दो चीज़ें होती हैं. देयर इज रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एज वेल एज वॉल ऑफ ओवेरी. तो यहाँ पे वी कैन सी जो ओव्यूलेशन है किस तरीके से होता है. इट अकर्स बाय रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड वॉल ऑफ ओवेरी. और जनरली वन सेकेंडरी oocyte, हर बार एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय अल्टरनेट ओवेरीज. हमें पता है अगर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे 2 ओवेरीज होती हैं और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर बार एक ओवेरी, एक बार में ये वाली और दूसरी बार में ये वाली ओवेरी सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है. एक बार ये और एक बार दिस ओवेरी. सो द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte अकर्स in each menstrual cycle by alternate ovaries, right? तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. अब सेकेंडरी oocyte अगर हमने oogenesis पढ़ी है तो हमें पता है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद मियोसिस सेकेंड के अंदर जाती है और मियोसिस सेकेंड या मियोसिस 2 में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ooted which act as functional ovum और egg. तो एग की फॉर्मेशन सेकेंडरी oocyte से होती है एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर. तो इसको ओव्यूलेशन कहा जाता है. ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओवम बनता है, ओवम की रिलीज होती है और ओवम जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है. अब जब ओवम फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है या ओवम बनता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर बाय मियोसिस 2 इन सेकेंडरी oocyte, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम. तो यहाँ पे हम वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जहाँ पे दिस इज द मेन सेंट्रल पार्ट. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एग. दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ooप्लाज्म. उसके बाद वी कैन सी देयर आर मेम्ब्रेन्स सराउंडिंग द ओवम. So this represents the structure of ovum. सबसे पहले हम ओवम की जो है शेप और साइज़ की बात करेंगे. तो जो ओवम है ये सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ा वेजिटेटिव सेल होता है बॉडी का. तो बॉडी का अगर सबसे बड़ा सेल होगा तो वो कौन सा होगा? इट इज़ ऑलवेज ओवम. एन ओवम इज़ ऑलवेज लार्जर देन एनी अदर सोमेटिक सेल ऑफ द बॉडी. ये जो है स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसके पास कोई भी मूविंग ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है. तो इट्स नॉन मोटाइल इन नेचर, ओवल शेप का होता है. अब जो साइज़ है ओवम का वो वेरी करता है इन डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स में इसका साइज़ अलग अलग होता है. सबसे छोटा जो एग है वो माउस का होता है. इट इज़ स्मॉलेस्ट इन माउस. और सबसे बड़ा एग जो है वो ऑस्ट्रिच का होता है. तो सबसे छोटा ओवम है माउस का और सबसे बड़ा ओवम है ऑस्ट्रिच का, राइट. और जो साइज़ है ओवम का वो डिपेंड करता है कि उसमें यॉक है कि नहीं. हमने पिछली वीडियो में विटिलोजेनेसिस पढ़ा है जिसमें हमने देखा है कि यॉक किस तरह से एग में बनता है, प्रेजेंट होता है. तो साइज़ जो है वो एग का डिपेंड करता है कि उसमें यॉक स्टोर्ड है कि नहीं. ह्यूमंस के केस में देखा जाए तो इन फीमेल ह्यूमन ओवम is almost
फ्री ऑफ यॉक। जो ह्यूमन का ओवम होता है, ह्यूमन फीमेल का ओवम होता है, उसमें यॉक नहीं होता, और यहाँ वो यॉक जो है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है। तो उस तरह के ओवम को या उस तरह के एग को कहा जाता है alethal. So such kind of ovum is said to be alethal, which is almost free of yolk, and this is in case of human female, right? This is about shape and size of. Now the next thing that we need to study is polarity of ovum, कि ovum की polarity कैसी है। यहाँ पे क्या होता है कि ओवम की एक स्पेसिफिक स्पेशियल अरेंजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू दी सेल ऑर्गेनलीज, कि सेल ऑर्गेनलीज किस तरीके से एक ओवम के अंदर या एग के अंदर प्रेजेंट है, उस तरीके में उसकी स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट होती है जो कि उसकी पोलैरिटी डिसाइड करती है। हमारा ये मानना है कि एग का वो साइड जहाँ पे पोलर बॉडीज निकलती हैं, द साइड फ्रॉम वेयर पोलर बॉडीज गो आउट इज कॉल्ड एनिमल पोल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये दीज आर दी पोलर बॉडीज़, तो यहाँ से पोलर बॉडीज़ जो है ओवम के बाहर निकल रही हैं। तो जहाँ से पोलर बॉडीज़ ओवम से बाहर निकलती हैं उसको हम कहते हैं एनिमल पोल। तो मतलब ये वाला पोल या ये वाला पोल हम मान लेते हैं एनिमल पोल है, और एनिमल पोल के ही ऑपोजिट साइड को हम मानते हैं वेजिटल पोल। तो इस तरफ एनिमल पोल, क्योंकि यहाँ से पोलर बॉडीज़ बाहर निकल रही हैं, और एनिमल पोल के ऑपोजिट होता है वेजिटल पोल। तो इस तरह से पोलैरिटी ऑफ ओवम आ जाती है कि जहाँ पे पोलर बॉडीज़ बाहर निकल रही हैं दैट्स द एनिमल पोल, और जहाँ पे एनिमल पोल के ऑपोजिट वाला है वेजिटल पोल। और यॉक जो है हमेशा वेजिटल पोल में होता है, यॉक वेजिटल पोल में होता है, एनिमल पोल से पोलर बॉडीज़ बाहर निकलती हैं। तो ये होती है पोलैरिटी ऑफ ओवम। हियर वी कैन सी एनिमल पोल, वेजिटल पोल, एंड वेजिटल पोल में यॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। नाउ द मीडियन लाइन पासिंग थ्रू द टू पोल्स, दोनों पोल्स विच इज एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल के बीच की जो मीडियन लाइन है, the median line passing through the two poles is called एनिमल वेजिटल एक्सिस। तो यानी कि यहाँ से जो मीडियन लाइन पास करेगी, ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, ये मीडियन लाइन पासिंग थ्रू द एनिमल वेजिटल पोल, इट्स कॉल्ड द एनिमल वेजिटल एक्सिस, या इसको हम प्राइमरी एग एक्सिस भी कह सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड द एनिमल वेजिटल एक्सिस और प्राइमरी एग एक्सिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो ओवम है, ओवम कंटेन्स साइटोप्लाज्म। ओवम के पास साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम कहते हैं ऊप्लाज्म, और इसके पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। ओवम या एग के पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मिनल वेसिकल बिकॉज इट इज ब्लोटेड विद न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस को फीमेल प्रो न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो मतलब इसी न्यूक्लियस को जो है हम जर्मिनल वेसिकल भी कह सकते हैं, फीमेल प्रो न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, या नॉर्मल न्यूक्लियस भी कहा जा सकता है। और ये बहुत बड़े साइज़ का होता है, नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, बिकॉज इट्स ब्लोटेड विद न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, राइट। नाउ आगे ये है कि यहाँ जो ओवम है, ओवम के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। देयर आर नो सेंट्रियोल्स इन ओवम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट देयर आर नो सेंट्रियोल्स इन दी ओवम। ओवम के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स का काम है सेल्स को डिवाइड करना। हमें पता है ओवम ऑलरेडी हैप्लॉइड नेचर का है, इसको डिवीजन की ज़रूरत अब नहीं है, इसको डिवाइड अब नहीं करना है, इसको अभी फ्यूज़ करके डिप्लॉयड बनना है। तो इसलिए सेंट्रियोल्स यहाँ ओवम के अंदर एब्सेंट है। देयर आर नो सेंट्रियोल्स इन दी ओवम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट देयर आर नो सेंट्रियोल्स इन ओवम। नेक्स्ट थिंग इज कि जो साइटोप्लाज्म है ओवम का,
इसको कवर किया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो द साइटोप्लाज्म इज एनवेलप्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का रीजन है, द आउटर रीजन ऑफ एग इज कॉल्ड एग कॉर्टेक्स। तो अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हमने पढ़ लिया कि जो साइटोप्लाज्म है उसको कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर हम एग के रीजन को देखें, मतलब कि अगर हम इस बीच के एग के रीजन को देखें, तो एग का जो ये आउटर रीजन होता है, ये बाहरी जो ये रीजन है, एग के जो आउटर रीजन है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको हम कहते हैं एग कॉर्टेक्स। एंड इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो मतलब इसके पास बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो एग कॉर्टेक्स पोर्शन है, इसके पास बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। तो ये जो आउटर पोर्शन है ये एग कॉर्टेक्स है। Here it's written कि the outer region of egg is called egg cortex and has large amount of cortical granules, cytoskeleton structures like microtubules, microfilaments and pigment granules. नेक्स्ट थिंग इज कि जो साइटोप्लाज्म या ऊप्लाज्म है उसके पास राइबोसोम्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और ये एनिमल पोल की तरफ है, जबकि यॉक जो है वो वेजिटल पोल की तरफ है। Yolk is towards the vegetal pole, the ribosomes, mitochondria and other cell organelles are towards the animal pole. So there is unequal distribution of cell organelles in the ovum takes place. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सेल ऑर्गेनेलीज की, राइट। तो अगर हम फिर से कुछ फीचर्स देखें ओवम के, तो हमें पता है ओवम जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है बॉडी का। ये सबसे छोटा है माउस में, सबसे बड़ा है ऑस्ट्रिच में। ह्यूमंस के केस में बहुत ही कम अमाउंट में यॉक होता है, तो इसको एलेसिथल कहा जाता है। इसके अलावा इसके पास एनिमल वेजिटल पोल है। एनिमल पोल जहाँ पे पोलर बॉडीज बाहर निकले, वेजिटल पोल इज ऑपोजिट टू द एनिमल पोल। एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीच के एक्सिस को कहते हैं एनिमल वेजिटल एक्सिस और प्राइमरी एग एक्सिस। न्यूक्लियस जो है ओवम का बहुत बड़ा होता है, तो इसको जर्मिनल वेसिकल या फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। यहाँ पे पिगमेंट ग्रेन्यूल्स नहीं होते, मतलब बहुत देर आर नो सेंट्रियोल्स इन दी ओवम, तो कोई सेंट्रियोल यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म को कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग कॉर्टेक्स ये आउटर पोर्शन है जहाँ पे बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज आर टूवर्ड्स द एनिमल पोल व्हाइल यॉक इज टूवर्ड्स द वेजिटल पोल। एंड दिस शोज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज इन दी ओवम। तो इस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है सेल ऑर्गेनेलीज की ओवम के अंदर। अब हम पढ़ेंगे बाहर के पोर्शन को कि ओवम के बाहर ये सारे स्ट्रक्चर क्या हैं और ये किस तरह से बनते हैं। तो ओवम से बाहर जैसे ही हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर देखा तो ये ऑरेंज कलर की लेयर हमें दिखती है, इसको हम कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर या प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको ओवम को जो ढकती है, साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे दिस ऑरेंज कलर लेयर इज कॉल्ड एज पेरीविटिलाइन स्पेस। एंड पेरीविटिलाइन स्पेस के बाहर हम देखेंगे, पेरीविटिलाइन स्पेस के आगे है दिस लेयर, ये जहाँ पे ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। दिस इज कॉल्ड दी जोना पेल्यूसिडा लेयर। ये जोना पेल्यूसिडा जो है ये बनती है फॉलिकुलर सेल से, जो कि ओवम को या सेकेंडरी oocyte को सराउंड करती है। वी हैव स्टडीड द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये बनाते हैं जोना पेल्यूसिडा को। तो जोना पेल्यूसिडा को हम कहते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा। तो ओवम के बाहर होती है पहली पेरीविटिलाइन स्पेस, दूसरा जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के बाहर होती है वेरी थिक एंड सेल्यूलर कोरोना रेडियाटा। तो कोरोना रेडियाटा की एक लेयर होती है विच इज़ वेरी थिक सेल्यूलर कोरोना रेडियाटा, जबकि जोना पेल्यूसिडा एक ए सेल्यूलर थिक लेयर है। ठीक है, तो सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। और ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है ये बनती है, ये भी जो है फॉलिकुलर सेल से बनती है।
जो जोना पेल्यूसिडा है ये ओवम भी सिक्रेट कर सकता है, जबकि कोरोना रेडियाटा को सिर्फ फॉलिकुलर सेल्स ही बनाते हैं और ये बनाते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, राइट। तो इस तरह से वी कैन सी लेयर्स ऑफ सेल्स विच इज सराउंडिंग द एग। एग के बाहर पेरीविटिलाइन स्पेस, फिर जोना पेल्यूसिडा, फिर सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा। Zona pellucida calls the primary egg membrane. Cells of corona radiata is called the secondary egg membrane. So this is how the structure of ovum is formed and this is how it appears like. तो इस तरह से ओवम होता है और ओवम के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एनिमल वेजिटल पोल होते हैं एंड दिस इज हाउ द पोलैरिटी ऑफ ओवम इज द पोलैरिटी ऑफ ओवम अकर्स। तो इस तरह से पोलैरिटी होती है। ह्यूमन ओवम की बात की जाए तो ह्यूमन ओवम लूजेज इट्स एबिलिटी टू बी फर्टिलाइज्ड अबाउट 24 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन। तो जैसे ही 24 घंटे हो गए एग को रिलीज़ हुए, उसके बाद 24 घंटे के बाद फर्टाइल वो नहीं रहता, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ रिटन दैट ह्यूमन ओवम लूजेज इट्स एबिलिटी टू बी फर्टिलाइज्ड अबाउट 24 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें एग मेम्ब्रेन्स की, यहाँ पे जो हमने देखी है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना और क्लीवेज से बचाना, नॉर्मल क्लीवेज रखना, इम्प्लांटेशन में हेल्प करना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में हेल्प करना। सो दे आर वेरी हेल्पफुल इन नॉर्मल क्लीवेज, इम्प्लांटेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एंड बेसिकली जोना पेल्यूसिडा की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है टू मेंटेन नॉर्मल क्लीवेज, इम्प्लांटेशन एंड fusion of gametes. So this is about ovulation and polarity of ovum. I hope that you like this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment.